जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वीरता, क्रोध, दुख, सुख, प्रसन्नता, हर्ष, शोक, मुग्ध, शर्म, लज्जा आदि ये भाव हैं। प्रेम, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता, ईमानदारी, बेईमानी आदि गुण दोष को दर्शाते हैं। बचपन, बुढ़ापा, शैशव, यौवन, गरीबी आदि अवस्था बताते हैं। पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, दौड़ आदि ये कार्य हैं। तो ऐसे जो भी शब्द आते हैं वो भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। समाज में लोगों के अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे कथन प्रचलित हो चुके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। समाज में प्रचलित ऐसे कथन लोकोक्ति या कहावत कहलाते हैं। कहावतें ऐसा वाक्य होते हैं जो किसी कथन को पुष्ट करने के लिए बोली या लिखी जाती है। यह स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इसमें निहित अर्थ या सत्य किसी नव समाज के अनुभव पर आधारित होता है। जैसे कि अकेला चर्रा बाढ़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यदि एक आदमी ईमानदार है तो वह बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा या फिर समझदार व्यक्ति। गांव में पंडित जी को ही चिट्ठी लिखनी और पढ़नी आती है। ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ। परिच्छेद विद्यार्थियों को साहित्य का बोध कराने और उसका अर्थ समझाने में सहायक है। यह ऐसा हिस्सा होता है जो विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा होता है। ये किसी कहानी या उपन्यास का भी कुछ पैराग्राफ का हिस्सा हो सकता है। इसके अभ्यास से बुद्धि का विकास होता है। अभ्यास के साथ साथ उसके जब प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं तो उस समय इन निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। परिच्छेद के प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व जो परिच्छेद है उसे 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए ताकि उसमें जो कही गई बातें हैं वो अच्छे से स्पष्ट हो सके। प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़कर उन्हें अच्छे से समझकर प्रश्नों के उत्तर निकालने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय परिच्छेद की भाषा का प्रयोग न करके अपनी मौलिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए और जब परिच्छेद का शीर्षक लिखना हो तो उस समय उसके अंश के मुख्य चरित्र, घटना आदि को लक्ष्य रखते हुए ही उसका चुनाव करना चाहिए। जब हम अपने विचारों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक विचार की अभिव्यक्ति के बाद कुछ रुकते हैं। कभी कभी उस विचार के कुछ अंशों को प्रकट करने के बाद थोड़ा सा रुकते हैं। यही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इन विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से वाक्य के आशय को हम अच्छे से समझ सकते हैं, किंतु इसके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। कुछ मुख्य चिन्हों का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। पहला है पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। दूसरा है अल्प विराम। जब बोलते अथवा पढ़ते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं।
कई नामों के साथ इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सुमित, अमित, रोहित और मोहित अच्छे मित्र हैं। कई बार संख्या या अंकों के बाद भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे 2, 3, 4 आदि। प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह के स्थान पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे आप विदेश कब जाएंगे? क्रिकेट के मैच में कौन जीता? चौथा है उद्गार चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, प्रशंसा, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को सूचित करता है। ऐसे वाक्य के अंत में उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रशंसा दर्शाता हुआ वाक्य है, वाह क्या स्वाद है, तो इसके अंत में ये उद्गार चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जब हमें किसी चीज़ से आश्चर्य हो रहा हो, अरे आप यही हैं, तो अंत में आश्चर्य चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। पांचवा है अवतरण चिन्ह। जब किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे एक एक, बार बार, घर घर आदि।